सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। The Pakistani state and the Pakistani dictatorship that I funded and supported and, in every भारत ने उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, दो कदम भारत ने, एक तो आईएमएफ को कहा है जो 1 अरब से ज़्यादा का वो जो पाकिस्तान को जो एक पैकेज दिया जा रहा है जलवायु परिवर्तन के नाम पर, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को, भारत ने कहा उस पर रिकंसीडर करे क्योंकि ये मिसयूज कर सकता है पाकिस्तान, इस बात की पूरी गारंटी है। और दूसरी तरफ एफएटीएफ में भी भारत इस पूरे मामले को ले जाने की तैयारी कर रहा है कि वह एफएटीएफ में भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ नई तरह के सैंक्शन लग सकते हैं। क्या भारत ने ये जो कदम उठाए हैं और ये जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार स्वीकारोक्ति आ रही है, क्या इनमें कुछ गंभीरता आपको दिखती है या इस तरह के बयान है जिसको शायद कोई बहुत गंभीरता से ना ले? बहुत धन्यवाद अशोक जी। नहीं, ये मेरे विचार से पूरी दुनिया को, विश्व को बहुत गंभीरता से इन बयानों को लेना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया को वैसे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है जो पूरी दुनिया में जो आतंकवाद होता है उसका स्रोत पाकिस्तान है। कहीं भी आतंकी कोई घटना हो तो उसकी तार, उसकी जड़ें वहां पर पाकिस्तान तक ही जाकर मिलती हैं, जुड़ती हैं। ये हमने पिछले बहुत बारी जहां पर भी आतंकी हमले हुए हैं, न केवल भारत में, परंतु आप लंदन में देख लीजिएगा, मैड्रिड में देख लीजिएगा, बाली में देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, आपको मतलब दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये 9/11 का हादसा हुआ था तो उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? अमेरिका ढूंढती रही, कितना बड़ा उन्होंने इनाम उसके ऊपर लगाया जो हमको उसके बारे में पता बताएगा, कहाँ पर है, शिनाख्त देगा उसकी, तो उसको इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। और वो वहां पर पाकिस्तान के कंटोनमेंट में उसको रखा हुआ था, एक सेफ हाउस में रखा हुआ था। तो देखिए, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, परंतु फिर जब वहां के लोग ऐसे सीनियर जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं इसको वो मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो तब यकीनन इसके ऊपर पूरी दुनिया को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सज्जनार जी, अशोक जी, जब वो स्वीकारते हैं तो साथ साथ वो इसमें वेस्ट को भी घसीट लेते हैं और वो दोषारोपण वेस्ट पे करते हैं कि हम तो वेस्ट के लिए डर्टी गेम का वो कर रहे थे, हम तो वेस्ट का डर्टी काम कर रहे थे, वो ये भी कह देते हैं। तो सवाल ये है कि वेस्ट को भी घसीटने का मायने सिर्फ ये है कि वो वेस्ट से सिंपैथी चाहते हैं कि भाई हम तो अब आपके कारण जो है आतंकवाद के हम जो है वो पीड़ित हो गए क्योंकि हम तो आपके लिए डर्टी काम कर रहे थे। हाँ, नहीं, वो तो ये देखिए, रैशनलाइजेशन करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर भारत के विरुद्ध देखिए अशोक जी, अगर वो कर रहे थे आतंकी इतनी जो घटनाएं हैं यहाँ पर, चाहे वो बंबई में हुई हो, 26/11 हुआ हो, वगैरह वगैरह, तो उसमें तो उन्होंने वेस्ट ने कुछ नहीं उनको कहा ना। वो तो वेस्ट के बिना कहे भी बहुत उन्होंने ऐसे काम किए हैं और पूरी दुनिया जानती है। आप देखिए, भारत के जो भी द्विपक्षीय ऐसे समझौते हुए हैं या जॉइंट डिक्लेरेशंस हुई हैं, जब भी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर आए हैं या हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, हमेशा 26/11 का, पठानकोट का, हर उसमें इसके बारे में जिक्र होता है और कहा जाता है जो इनके जो भी अपराधी हैं उनको पाकिस्तान पकड़े और उनको पाकिस्तान सजा दे। दूसरी बात मैं इसमें यह कहूंगा, ठीक है, वो वेस्ट को कटघरे में खड़ा करने का अशोक जी प्रयास करें, परंतु ये जो अभी वहां पर सरकार है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, तो वो तो कहते हैं जो पुरानी सरकारें हैं उन्होंने जो कुछ काम किए हैं सब गलत किए हैं और ये मतलब ये उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई माफी नहीं मिल सकती है। जो भाई पहले किसी अगर उन्होंने कहा, किसी सरकार ने कहा, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने कहा और उन्होंने कर दिया तो ये उसमें माफी मांग ले। देखिए, जैसे नॉर्मल लॉ भी होता है, जिसे कहा जाए इग्नोरेंस तो नहीं माना जाता है ना, दैट इट यू कैन नॉट टेक, आप उसके पीछे तो वो नहीं रख सकते हैं जो मुझे मालूम नहीं था या मैंने किसी के कहने पर कर दिया। किया तो आपने ही है, तो बिल्कुल आपको सजा पूरी तरीके से इसकी मिलनी चाहिए।
और मैं आखिरी बात देखिए इसमें बस यही कहूंगा, जो भारत ने ये जो दो चीजें आपने कही हैं, IMF के पास गए हैं, FATF के पास गए हैं, जो और हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे सहयोगी हैं उन सबके साथ जाना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह सबको बताना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान का ये कच्चा चिट्ठा है, पाकिस्तान की ये हकीकत है, ये वो करते रहे हैं और इसके ऊपर आपको दबाव डालना चाहिए और जो भी आप इनको आगे ये देते रहे हैं, सपोर्ट देते रहे हैं, इसको एकदम खत्म करना चाहिए। और मैं समझता हूं एक और चीज, जो भारत यकीनन उनके ऊपर कुछ ना कुछ, पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ तो कड़ा कदम उठाएगा, तो इन देशों को यह भी कहना चाहिए जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें, समझाएं, जो उसका जो वो रिटेलिएशन करता है वो बिल्कुल ही कम उसका होना चाहिए, नहीं तो ये काबू से आगे जा सकती है बातें, काबू से आगे जा सकता है। रोहन गुप्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो शब्द थे वो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द थे। प्रधानमंत्री ने कहा आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे और शब्द क्या थे, उनका संकल्प है, पूरे हिंदुस्तान का संकल्प है। सवाल यह है कि अब जबकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की स्वीकारोक्तियां आ रही हैं, तो अब तो फिर गेंद तो है भारत के पाले में है। भारत को एक्ट करना है कि जो देश, जो मुल्क के नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं, हम उनको किस तरह से खत्म करना या किस तरह से उनको घुटने पे लाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे भारत की भूमिका शुरू हो जाती है। देखिए अशोक जी, पूरा ये जो वाकया हुआ है उसका आपको पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है कि क्यों पाकिस्तान की मजबूरी थी या पाकिस्तान आर्मी की मजबूरी थी। जिस प्रकार से पाकिस्तान में इनका हाल हुआ है, पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी का जनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। पहली बार हुआ है, वहां सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पख्तून हो, हर जगह से विरोध के सुर, वहां पे आजादी के सुर आ रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को कोई भी विकास का लाभ नहीं मिला। जनता बुरी तरह से परेशान है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिस प्रकार से भूखमरी है, जिस प्रकार से वहां पे आतंकी हलचल है, सरकार का और आर्मी का कंट्रोल पूरी तरह से पहली बार चला गया। और जिस प्रकार से कभी भी हमेशा पाकिस्तान आर्मी का वहां पे समर्थन रहा, ये पहली बार था कि आर्मी के सामने लोग ओपनली बोलना चालू हुए थे। अब उनको करना क्या था? तो उनको यही था कि जो भारत में आज 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति बहाल हो गई थी, पूरी तरह से कश्मीर की जनता मेन धारा में आ गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा एक मौका उनको चाहिए था कि जिससे जो स्थानिक इशू है उससे ध्यान भटका के उसको इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके आए। कुछ भी हो, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक रही होगी जिसके कारण इतना बड़ा हमला ये हुआ, और उनको एक मौका जो मिला है, उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, पर ये समझ नहीं रही है, ऐसी सरकार है कि आपको जब जवाब मिलेगा तब ऐसा जवाब मिलेगा कि ये वन टाइम आंसर नहीं होगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन का अशोक जी समय है। ये आज कई बार टीवी डिबेट में सब लोग पूछते हैं अरे कब होगा कब होगा। मोदी जी ने हर बार हर पब्लिक इंटरेक्शन में कहा कि ऐसा जवाब मिलेगा, जो आज उन्होंने शब्द यूज किए कि बची खुची जमीन 2019 के बाद में अभी तक जिस प्रकार से कश्मीर में हमले कम हुए हैं, ऑलमोस्ट नील हो गए थे, ये एक बड़ा हमला इन्होंने किया है। अब इनकी कॉफिन में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। पर अशोक जी, इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि सवाल दूसरी बार खड़ा ना हो, कि हम दूसरी बार पाकिस्तान के बारे में डिबेट ना करें। इसीलिए आज ये सरकार जिस प्रकार से स्ट्रेटेजी से इस प्रकार का आंसर जवाब देने जाएगी कि आज के बाद पाकिस्तान की या पाकिस्तान आर्मी की या उनके ऊपर उनके टुकड़ों पे पलते आतंकवादियों की हिम्मत ना हो कि भारत की तरफ देखे। अशोक जी, आप सब जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को गंवाने के लिए कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी कटोरा लेके अपना देश चला रहा है, वो हर जगह कटोरा फैलाकर भीख मांग के रोज अपनी जनता का जो है पेट भर रहा है। वो हमसे क्या कंपटीशन करेगा? कहीं पे है ही नहीं। आज भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं। जो आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, मुझे बताइए आज बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है, कश्मीर से भी बड़ा एरिया है, वहां पे कौन सा विकास है? सिंध में कौन सा विकास है? पख्तून में कौन सा विकास है? अरे पहले खुद का करके तो दिखाए, फिर आप जाके करिए। आवाम देख रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी आज देख रही है कि भारत में क्या फायदा हुआ है, और इसीलिए पीओके में जो विरोध के सुर हो रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि भारत के पास जो कश्मीर है वहां पे जो विकास हुआ है उसका लाभ इनको भी मिले। ये जो आप पूरा पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमको इस बार ऐसा जवाब देना है, इट कैन नॉट बी वन ऑफ आंसर अशोक जी। इस बार एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, फाइनेंशियली होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, स्ट्रेटेजी मिलिट्री होना चाहिए, हर तरीके से सामरिक तौर पे होना चाहिए, कूटनीतिक तौर पे होना चाहिए। इनकी हिम्मत ना हो। आज बेशर्मी से इनके जो आका बोलते हैं कि नहीं हमने तो पहले त्रासवाद को वो किया, अरे भैया आपकी पैदाश है, आप डर्टी काम नहीं, आप यही काम करते हैं। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान जो साथ में आजाद हुए थे, आज पाकिस्तान का नामो निशान भारत के सामने नहीं है, इकोनॉमी के सामने। क्यों? क्योंकि भारत ने विकास पे फोकस किया और आपने आतंकवाद पे फोकस किया। ये लड़ाई
भारत को जीतनी है, पर ऐसे ही इस लड़ाई को जीतना है कि दूसरी बार पाकिस्तान जैसे एक भिखारी मुल्क की हिम्मत ना हो कि हमारी तरफ दूसरी तरफ। ठीक है, वो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, यहीं से भारत की भूमिका शुरू होती है। आपने कहा उसको हर तरह से करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली करना पड़ेगा, मिलिट्री के हिसाब से करना पड़ेगा, बाकी जो तमाम ऑप्शन है वो सब करना पड़ेगा। लेकिन वैभव, जो बात रोहन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इस वक्त जो है अंदरूनी तौर पर टूटा हुआ है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाहे आर्थिक रूप से उसको बात करें या फिर जो है वहाँ की सेना जो है जिस तरह से वहाँ पर बलूच लड़ाकों का वो मुकाबला नहीं कर पा रही है, हर जगह से जो है वहाँ पर। क्या आपको लगता है ये भारत के लिए मुफीद समय है पाकिस्तान में और आतंकिस्तान को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल मुफीद समय है। और अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप बनू चले जाएं, बाजौड़, पाराचीनार, लोअर दीर, अपर दीर, ये मर्दान, ये जितने भी उसके जो अलग अलग ज़िले हैं, जो शहर हैं, इवन डेरा इस्माइल खान तक, यानी पंजाब के बॉर्डर तक पाकिस्तान के, जो है कि 99% जो खैबर पख्तूनख्वा है वो नो गो जोन बन चुका है पाकिस्तान की सेना के लिए, वहाँ पे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए। और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी पाकिस्तान की फ़ौज को के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले 15 साल में वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन राह-ए-रास्त, ऑपरेशन शेर दिल, इस तरह के उन्होंने कई तकरीबन 10 ऑपरेशन उन्होंने पिछले 15 साल में किए हैं। इन सारे ऑपरेशंस की वजह से क्या हुआ है कि एक लाखों की तादाद में जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको अपना घर छोड़ करके नकल मकानी करनी पड़ी है, अलग अलग शहरों में जाकर के दूसरी जगह पे शरणार्थी बन के रहना पड़ा है। और उनके घरों को जो है मिसमार किया है, उनके ऊपर जो है कि आर्टिलरी शेल्स फायर की हैं, कारपेट बॉम्बिंग की है वहाँ की फौज ने। अब वो घर रहने लायक भी नहीं रह गए। तो एक तरीके से वहाँ की जो आवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, जो पश्तून है, जो पठान है, उनका ये मानना है कि यार ये जो इतना नुकसान तो हमको जो है तालिबान के रूल में भी नहीं हुआ था, जब तालिबान अपने पीक पे था अफगानिस्तान के अंदर, या टीटीपी के साथ अमेरिका की जब जंग चल रही थी, उस समय भी हमें अपने घर खाली करके इतनी बड़ी तादाद में घर छोड़ के नहीं जाना पड़ा जितना इस फौज के रूल में करना पड़ा है। और वहाँ पे अगर मंजूर पश्तीन का, आप जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो नेता हैं, अगर आप उनका बयान सुने, उन्होंने कहा है कि कुछ उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अगर हिंदुस्तान के साथ जंग हुई तो क्या आप एज अ पश्तून, आप एज अ पठान आप कश्मीर जाएंगे लड़ने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ? तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों जाएंगे वहाँ पे कश्मीर में हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए। कहते हैं कि कश्मीर के पूरे इतिहास में जितनी जो कैजुअलिटीज़, जो कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं सिविलियंस का, वहाँ पे पूरी तारीख में नहीं हुआ है। कहे उससे ज़्यादा तो हमारे एक एक ज़िले में औरतों और बच्चों को जो है यहाँ की हमारी अपनी खुद की फौज ने पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है। कि हमारे यहाँ जो लैंड माइंस बिछाई गई हैं, जिनको हटाने के लिए हमने इतना प्रोटेस्ट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो लैंड माइंस आज तक नहीं उठाई गई। उन लैंड माइंस में जो औरतें और बच्चे मरे हैं उनकी तादाद कश्मीर के 75 साल की सारी कैजुअलिटी से ज्यादा है। तो कहते हैं कि यार हम उनके लिए, उनके खिलाफ क्यों लड़ेंगे? अगर हमें लड़ना है तो हम इस फौज के खिलाफ लड़ेंगे, इसकी जो जबर है उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो पश्तूनों में एक रिजल्टमेंट है। फिर आप बलूचिस्तान चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान जो कि कश्मीर कमेटी, जो पाकिस्तान की इनफेमस कश्मीर कमेटी है, उसके कई दशकों तक चेयरमैन रहे, तो उनका आज का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान का मसला जो है वो कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का असली मसला जो है वो अफगानिस्तान है। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर भी 90% एरियाज ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता, और जो पाकिस्तान की हुकूमत की जो रिट है वो नहीं चलती। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री जो हैं अली अमीन गंडापुर, उनका बयान आया, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा कि, और न सिर्फ पब्लिक रैली में, इवन प्राइम मिनिस्टर के साथ और आर्मी चीफ के साथ मीटिंग में कहा कि मैं अपने खेत की फसल नहीं काट सकता जब तक मैं टीटीपी को भत्ता ना दे दूं। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन आपके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके बाद आप आ जाएं सिंध में जो है ये जो चोलिस्तान डेजर्ट में जो नहरें बना करके उसको आबाद करने का जो प्लान था वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, उसके खिलाफ सिंध में अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में पिछले 2 महीने से लोग सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो पंजाब के साथ जंग करने को तैयार हैं, पाक फौज के साथ जंग करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाई सिंध सिर्फ पानी नहीं है, सिंधु सिर्फ नदी नहीं है, सिंधु हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। जब यहाँ पे इस्लाम नहीं था, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, तब भी हमारी नदी और हमारा कल्चर था। तो कहते हैं सिंधु नदी का पानी यहाँ से चोलिस्तान ले जाने का मतलब यह है कि आप हमको हमारे कल्चर से काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो सिंधी नेशनलिज्म जिसको डेड मान रहे थे, ठीक है, वो रिवाइव हुआ। और बिलावल भुट्टो जरदारी पहले 2-1.5 महीने तक कुछ बोले भी नहीं इस मसले पे, लेकिन जब आवाम पूरे सिंध की उठ के खड़ी हो गई और वो सड़कों पे निकल गई, तब उनको समझ में आया कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। जिसकी ये जो चोलिस्तान डेजर्ट में जो नहरों का प्रोजेक्ट था, इसका परमिशन जो है वो खुद जरदारी ने, बिलावल के बाप ने दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये
अब ये सड़कों पे निकले हैं, अब ये बयान दे रहे हैं कि अगर वहां पे पानी नहीं बहेगा तो इनका खून बहेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो माँ थी बेनजीर भुट्टो, उनको किसने मारा था सुसाइड बॉम्बिंग में? आज तक उनका नाम नहीं लिया गया। फिर आप देख लें, उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मारा था? उनका नाम नहीं लिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के बाद, उनकी फांसी के बाद जब उनको घुसल दिया गया, वहां की फौज ने बोला कि उसकी फोटो खींच के ले आओ निर्वस्त्र, ताकि हमें देखना है कि इसका सर्कमसिजन हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो मां थी वो हिंदू थी, तो अगर सर्कमसिजन नहीं हुआ होता तो उसकी फोटो के पैम्फलेट छपवा करके पूरे पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध में बांटने की प्लानिंग थी कि हम इससे ये साबित कर देते कि जुल्फिकार अली भुट्टो तो मुसलमान भी नहीं था। ये जो कश्मीर में हुआ है, जो आप देख रहे हैं ना, ये खुद इनके नाना के साथ हो चुका है। ठीक है, ये जो पतलूनें उतरवाई गई हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। ये उनके नाना के साथ हो चुका है। तीसरी बात, ये जो साहब है बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके खुद के बुआ को अभी 3 साल पहले रात के अंधेरे में उनके बेडरूम का ताला तोड़ करके उनको गिरफ्तार करके ले गए। 3 साल बिना FIR, बिना मुकदमे के जेल में रखा। किसने रखा था? नाम नहीं लिया जाता। इनके पिताजी, जो कि अब राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उनको उठा करके लेके गए, 13 साल जेल में रखा, निर्वस्त्र करके मारा, उनकी जुबान काट दी। उसकी तस्वीर भी आज है। अब मैं आपके जो टीम है उनके प्रोड्यूसर से कहूंगा गूगल पे डालें, जरदारी की जो है जीभ कटी हुई फोटो जो है आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो उस फौज ने काटा, उस फौज का नाम नहीं लिया गया। तो जो अपने नाना, अपनी माँ, अपनी बुआ, अपने फादर के लिए नहीं लड़ सकते, वो हिंदुस्तानियों का खून बहाने की बात करते हैं। वो क्या लड़ेंगे? हिंदुस्तान से भी क्या लड़ेंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो स्थिति है। लेकिन आज जो बयान दिया गया उसके क्या मायने हैं? अगर बार बार ये जो कह रहे हैं कि हम 30 साल तक आतंकवाद करते रहे, फैलाते रहे, हम जो है वेस्ट के लिए करते रहे, इसके लिए करते रहे, उसके लिए करते रहे, लेकिन अब जी हम वैसा नहीं करते, ये जो बयान है, इन सब के क्या मायने हैं? और सवाल ये है कि भारत का जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स में क्या भारत एकजुट होगा? क्योंकि देखिए, रिस्पॉन्स तो होगा, लेकिन क्या रिस्पॉन्स जब होगा तो क्या भारत एकजुट होगा? क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हथियार नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो एकजुटता है, एकता है। सैयद जवाद, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ताकत हथियार नहीं, भारत की ताकत उसकी एकता है। अब जबकि यह है कि हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, अलग अलग तरह से दे रहे हैं, और बड़ा जवाब जो उसके देश प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पूरा भारत एकजुट रहेगा अगर पाकिस्तान के साथ आमने सामने की कोई भी चीज होती है तो? सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, पाकिस्तान को मैं जो हूँ, वो कुत्ते की एक दुम होती है जो कभी सीधी नहीं होती, वो मुल्क है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं उस बात से इत्तेफाक जाहिर करता हूँ कि पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ, हम आतंकवाद के खिलाफ होने की कोशिश जो करी जा रही है, इसको विश्व पटल पे जो है वो भारत लेकर के जाएगा, जो उम्मीद तवक्को कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद पनपा जा रहा है, वो आड़ लेते हैं धर्म की, हालांकि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और आज तो जो फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने तो बाकायदा बिल्कुल फौज के ऊपर और खास तौर पे जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसकी जो धज्जियां उड़ा दी, आज ही दिया। ख्वाजा आसिफ ने जो बोला या बिलावल ने बोला, वो जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट करना। लेकिन मैंने एक निजी चैनल पे इस बात को कहा कि भारत की कूटनीति और भारत की ऊंट नीति दोनों ही बहुत मजबूत है, तो वो उस चीज को शायद समझ नहीं पा रहे। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बेस्ट है एक्सपोज करने का। और दूसरा जो 2 स्टेटमेंट देख रहा हूँ, उसको मैं अलहदा करके देख रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट जो उनका है कि आतंकवाद 30 साल तक रहा या वेस्ट के कहने पर रहा, तो पहला तो घुटनों पे आ ही गए कि भारत की शक्ति को जानते हुए, भारत के लोकतंत्र को जानते हुए, भारत की आवाम को जानते हुए और भारत की सेना को शौर्य वो जानते हैं। हमने उनको 4 बार मजा चखाया है और इसी भारत की सेना के शौर्य ने और इसी भारत के शौर्य ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रखे। अब उनको डर ये है कि फुल फ्लैज फ्री हैंड जो है भारत सरकार की तरफ से सेना को दिया, और जब फुल फ्लैज जो है आपने फ्री हैंड अगर सेना को दे रखा है, तो पाकिस्तान भी इस चीज को बखूबी जाता है कि ये अगला टारगेट जो है वो लाहौर तक नहीं। और हमें उम्मीद है कि सेना करारा जवाब और भारत सरकार की तरफ से भी जो है करारा जवाब इस पाकिस्तान को मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात,
देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की छवि के ऊपर जो डेंट लग रहा है उसका फायदा हम भारतवासियों को उठाना चाहिए और खासतौर पे भारत को उठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो नासूर लगातार सालों से पनप रहा है और इन 70 सालों से जो हमको ये नासूरी मुल्क, दुर्भाग्य है, अफसोस की बात है कि ऐसा बेगैरत मुल्क, पड़ोसी मुल्क हमको नसीब हुआ है। लेकिन इस बार करारा जवाब जो है वो भारत सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ये पूरा देश उम्मीद कर रहा है और हमें पूरा उम्मीद और तवक्को इस बात की है कि हमारी सेना इस बार तगड़ा जवाब देगी इस पाकिस्तान को भी, और खासतौर पर उसके अंदर आप पनपते हुए आतंकवाद को। पांचवी सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो खुद परेशान है, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसे दे रही है कि जिससे जाहिर होता है कि नहीं जंग ना हो या चीजें ना हो उनके। भाई हमारा इंटरेस्ट अपने भारत के साथ, आपका इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारे भारत के ऊपर अगर कोई आंख दिखाएगा ना तो उसकी आंखें नोचने का दम भारत रखता है। 145 करोड़ लोगों का मुल्क है साहब, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारे ऊपर है, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता। ये बात क्लियर पूरे विश्व को एक तौर पे देने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं ना, आज अगर आपने, हाँ जो आप कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, और खास करके जेडी वेंस का जो बयान है, मैं अशोक सज्जनार से भी उस पर रिएक्शन लूंगा, क्योंकि वो चाहते तो हैं कि हम हिसाब करें लेकिन हम ऐसा ना हो कि वैसा ना हो, तो वो युद्ध नहीं चाहते लेकिन ये भी चाहते हैं हम हिसाब करें। तो हाँ बोलिए अशोक भाई, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या है, वो जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है जिसको दिखा करके या राष्ट्रीय लेवल पे जो थ्रेट देने की कोशिश करता है, वो उस चीज को लेकर के बड़ा चिंतित होते हैं। वो पाकिस्तान को जिंदा भी रखते हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फंड भी देती है, और वो उनको जिंदा रखना उनकी मजबूरी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि उनको जिंदा रख करके जो है वो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया कंट्रीज को जो है वो कंट्रोल करेंगे, वो होने वाला नहीं। भारत की तरफ अगर पूरा विश्व उम्मीद लगा के देख रहा है, यस ऑफ कोर्स वी आर द बिगेस्ट मार्केट, हम सबसे बड़ी मार्केट है, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो इस विश्व स्तर पे पूरे यूरोप को भारत का साथ देना होगा। ओके, मैं नासिर आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अशोक सज्जनार जी का एक कमेंट जरूर लेना चाहता हूं। अशोक सज्जनार जी, जेडी वेंस ने आज वे पूरे वेस्ट की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, जी वो चाहते क्या हैं? क्योंकि कई बार लगता है कि भाई वो चाहते हैं कि हाँ भारत हिसाब चकता करे, वो पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान तो नहीं लेगा, ऐसे में भारत का रुख क्या रहना चाहिए? क्योंकि अमेरिका ने आज कहा कि हाँ भाई भारत भी हमारा मित्र है, पाकिस्तान भी हमारा मित्र है, जाहिर सी बात है उनकी प्रायोरिटी दूसरी है। अशोक सज्जनार जी, आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे विचार से देखिए भारत को जो करना है वो करना उसको चाहिए। वहां पर इतना बड़ा भारी आतंकी हमला हुआ है, उसका जवाब भारत ने देना है। 140 करोड़ हमारी जनता मांग रही है, हमारी बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने शब्दों में अगले दिन 22 तारीख को यह हमला हुआ, उसके अगले दिन उन्होंने कहा जो ऐसे उनका हश्र किया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और आपने अभी ये सुनाया है, उन्होंने कहा उनकी जो आखिरी जमीन है उसको भी खत्म करने का समय आ गया है। तो देखिए ये ऐसे यहां से बयान आए हैं हमारी लीडरशिप के, और हमारी जो जनता है वो चाहती है, वो मानती है, जो उनके इसका बदला पूरी तरीके से लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है न केवल आतंकियों को, परंतु जो आतंकियों के आका है, जो पर्दे के पीछे है, उनका साथ भी हिसाब पूरा चुकता किया जाएगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी देखिए मेरे विचार से कुछ भी कहती रहे, भारत को अपनी संप्रभुता पर जो ऐसा अटैक हुआ है, ऐसा हमला हुआ है, उसका हमको पूरे तरीके से मुआवजा चुकाना चाहिए, पूरी तरीके से उसका बदला लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी, मैं समझता हूं जब भारत ऐसा कोई काम कर देगा, पाकिस्तान के विरुद्ध कोई एक्शन ऐसा ले लेगा, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं, हम आतंकवाद के विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं। तीसरी बात मैं इसमें यह कहूंगा बड़े संक्षेप में, जब ऐसा हमने वो हमला किया है तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखिए जो हमारे ऊपर आकर कह रहे हैं जो आप रिस्ट्रेंट बरतिए, दोनों देशों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए, उन देशों को हमें बताना चाहिए, आप पाकिस्तान को कहिए
जो भारत की तरफ से तो हमला होना ही है और वो होकर रहेगा। तो तुम्हारी जो जवाबी कार्रवाई होनी है वो बहुत ही निचले स्तर की होनी चाहिए। वो कोई आप इतना जोर से नहीं करिए जिससे कि ये और आगे बढ़ता जाए और एस्केलेशन की जो लैडर है उसके ऊपर आगे जाता जाए। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी होगी, अमेरिका की जिम्मेवारी होगी, और जो उनके मित्र हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल। और उनको ये बताना चाहिए, देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम तो पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा करने का हमको पूरा ये अधिकार होना चाहिए। पर आप पाकिस्तान को ये कहिए अगर वो हमारे ऊपर इसका जवाब देगा तो उसका और कड़ा उसको उत्तर मिलेगा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं नासिर एक मिनट, मैं नासिर और उसके बाद रोहन, कश्मीर को जो चोट पहुंची है, कश्मीर को जो जख्म मिले हैं आतंकवाद के चलते, बाकी सब चीजों के चलते, डिस्टेबलाइजेशन वहां रहा, क्या कश्मीरियों को भी ये बयान जो है इनका एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान आज खुद आके कह रहा है कि भाई वो पिछले 30 साल से जो आतंकवाद को पालता पोसता रहा? देखिए अशोक जी, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है आतंकी गतिविधियां होना या उस चीज़ को जो है फिर वहाँ शेल्टर देना, ये कोई नई बात नहीं है। ये ज़ियाउल्लाह हक के टाइम पे 1980 के दशक से वहाँ हो रहा है, जिसमें वो आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिटेंसी को जो है फ्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में आपने जो है जो उनके जो ख्यालात हैं और जो जिस तरीके से वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या मिलिटेंसी को फ्यूल करना चाहते हैं, कश्मीरी नौजवान को गुमराह करना चाहते हैं, ये प्रोसेस तो काफ़ी पिछले मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों से वहाँ हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने जो प्रश्न कहा है, हमारी इस सरकार के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, मोदी सरकार के साथ हमारे काफ़ी इंटरनल इश्यूज पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब बात टेररिज्म की आती है, जब बात सेसेशनिज्म की आती है, जब बात जो है एक्सट्रीमिज्म की आती हैं, तो सरकार पे हमारी तरफ से जो है उनका पूरा सहयोग है, पूरा ताउन है, पूरा सपोर्ट है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, राजनीतिक इख्तलाफात, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब आइडिया ऑफ इंडिया की बात आती है, जब कोई पड़ोसी देश हमारे मुल्क पे उंगली उठाता है, तो हम अपने इख्तलाफात दूर रखते हैं और सरकार को जो है उस पर जो है क्लियर कट हमारा उनको सपोर्ट रह सकता है। तो लेकिन जिस तरीके से जो आज पहलगाम में 9 दिन पहले वाक़ात हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, हम इसको इंसिडेंट तो नहीं कह सकते, बट इसको जो है एक ह्यूमन ट्रेजेडी कह सकते हैं, हम इसको जो है एक मैसेकरस कह सकते हैं। लेकिन 9 दिन हो गए, 9 दिन से जो है लगातार बयानबाजी चल रही है। हमारी ये डिमांड है कि मोदी सरकार बयानबाजी से जो है बाहर निकल गया और जो है इसका एक कोई डिसाइसिव एक्शन ले। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो है इसमें IMF में इनको जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, हम चाहते हैं कि सरकार इनको जो है एयर स्पेस बंद करें। हम चाहते हैं कि सरकार जो है खाली वाघा बॉर्डर ना क्लोज करे। हम चाहते हैं कि जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ जो है इंडिया से, यहाँ कश्मीर घाटी से, उसको जो है वो क्लोज करें। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जिसमें गुजरात है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें बाकी जो है स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा बॉर्डरिंग स्टेट मिल रहा है, हम चाहते हैं वो चीज़ क्लोज हो जाए। आप एक तरफ से जो है कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हमारा जो है क्लियर कट स्टैंड है, लेकिन आप इनकी एम्बेसीज में 50-50 एम्प्लॉयज में रखते। हम चाहते हैं कि जो ये सॉफ्ट जो पॉलिसीज मोदी सरकार की तरफ से, जो आप यहाँ से लेके फिर एक दिन यहाँ एक बात करते हैं, दूसरे दिन अगले दिन जो है पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं, इस प्रकार का जो डबल स्टैंड है, हम चाहते हैं कि ये सरकार क्लोज करे और जो है सरकार इन चीजों को साइड में रख के एक डिसाइसिव पॉलिसी करे। अगर जिन परपिट्योर्स ने इसमें हरकत की, जो इन्वॉल्व है, उनको जो है कठोर कार्रवाई हो और सरकार अपने डिफरेंसेस को रख साइड में रखे और डिसाइसिव अटैक करे। जो परपिट्योर्स हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे। जो कश्मीर में इस प्रकार की गतिविधि की है उसको जो है रोहन जी, मैं आप आ रहा हूं क्योंकि नासिर का जो सवाल है वो आप ही को लेकर, लेकिन नासिर बहुत संक्षेप में एक सवाल, बस सीधा सपाट सवाल है, आपको क्या लगता है कश्मीरी युवा होने के नाते पाकिस्तान का इलाज क्या है? देखिए, हम सॉफ्ट सेपरेटिज्म बिलीव करने वाले लोग नहीं है। वी हैव गिवन अ ब्लड एंड स्वेट फॉर दिस कंट्री। पाकिस्तान का इलाज क्या आपके हिसाब से? पाकिस्तान या तो सरकार निगोशिएशन करे वहां की सरकार के साथ, या तो ये चुटपुट वाली सियासत हमें ना दिखाए। आप ये इन चीजों को जो है इलेक्शन में पहले यूज करते हो, मीडिया में नैरेटिव बिल्डिंग करते हो, उसको पोलिटिसाइज करते हो, अगले दिन बिरयानी खाने चले जाते हो। तो इस प्रकार का जो है सिस्टम हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार या तो निगोशिएशन करे पाकिस्तान के साथ, या तो जो है अच्छे खासे रिलेशन रखें, या तो जो
है दोनों मुल्कों में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है जिस प्रकार से उसको रिज्यूम करें, या तो जो है decisive action आप करें। कह रहे हैं आर्या पार होना चाहिए पाकिस्तान को बिल्कुल, हम लेकर। decisive जी action चाहते हैं। ओके, रोहन जी बताइए, आर्या पार, अब तो कश्मीर भी चाहता है आर्या पार हो, बहुत हो गया। रोहन जी आवाज आपका म्यूट पर है। रोहन म्यूट पर है आप क्या, प्लीज? नहीं, मेरा म्यूट नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, कई लोग पूछते हैं कि 10 साल में क्या बदला। कश्मीर में ये बदला अशोक जी, पहली बार पूरी कश्मीर की जनता, पूरी देश की जनता एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। यही हमने कश्मीर में देखे था कि जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों जनाजे में बहुत लोग जाते थे। ये बदला है, ये एक विश्वास प्रतिपादित हुआ है पूरे देश की जनता में। और इसीलिए ये जो बौखलाहट पाकिस्तान की आतंकवादियों की क्यों है, उनको मौका नहीं मिल रहा था। 5 साल में जिस प्रकार से आतंकवादी हमलों में कमी आई है, जिस प्रकार से शांति बहाल हुई, जिस प्रकार से मुख्य धारा में पूरा कश्मीर जुड़ गया, विकास की ओर चल पड़ा था, ये उनको सहन नहीं हुआ। और कश्मीर की जनता ने भी देखा कि जिस प्रकार के सरकार की नीति रही उसके क्या फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है उसका अंत अब होने की बात है। कई बार मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो जवाब होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। अब ये इंस्टॉलमेंट की बात की जरूरत नहीं है अशोक जी। इसीलिए जो भी हम करेंगे इस बार, ये ऐसा करेंगे कि दूसरी बार हिम्मत ना हो। एक इस बार आर पार होगा, इस बार आर पार होगा, बिल्कुल आर्या पार। क्योंकि ये कहावत है कि जब दिया बुझने वाला होता है ना तो ज्यादा फड़फड़ाहट है। तो मुझे लगता है कि दिए के बुझने की पहले की फड़फड़ाहट है पाकिस्तान को। इसलिए जो बौखलाहट, ये पाकिस्तान के स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, एक डर लगता है यार तुम मुझे मारेगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा, वो डर आपको पूरे देश में दिख रहा है। पाकिस्तान में जो खौफ छाया हुआ है, कहीं हाफिज सईद को कहीं पे लेके जाया जा रहा है, उनके आर्मी ऑफिसर्स कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, तो ये खौफ दिख रहा है। उनको मालूम है कि जिस दिन भारत ने कर दिया तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा। और एक पैनलिस्ट ने अच्छी बात कही कि हमारी लड़ाई कोई पाकिस्तान की जनता के सामने नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उस आर्मी के खिलाफ है कि जो आतंकवाद को पनपने में मौका देता है, हमारी लड़ाई उस पॉलिटिशियन के साथ में जिन्होंने सालों तक आतंकवाद को पनाह देके भारत को टारगेट बना के अपनी जो है राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन एक बात रोहन जी, एक बात और जैसे नासिर ने कहा, उन्होंने कहा भाई हम पाकिस्तान के साथ मतलब हम उनकी एम्बेसी में उसको कट डाउन कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, आज 50 कर देंगे और 35 कर देंगे। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के साथ मतलब पाकिस्तान, भारत में पाकिस्तान की एम्बेसी ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छा सुझाव एक दे रहा हूं। मुझे लगता है सरकार को पाकिस्तान की जो दिल्ली में एम्बेसी है उसको टेररिज्म का, आतंकवाद का एक म्यूजियम बनाना चाहिए, ताकि उसका वो रहे पाकिस्तान किस तरह से आतंक, उसका एक म्यूजियम, दुनिया भर से लोग आए और पाकिस्तान की उस एम्बेसी में जाएं और देखें कि आतंकिस्तान कैसा होता है और आतंकवाद के पीड़ित कैसे होते हैं, आतंकवाद का जनक कौन है। एक बहुत बढ़िया हम एक सोल्यूशन ये देना चाहिए। हम उससे कट डाउन करते हैं छोटी छोटी चीजें, वो कह रहे हैं बिग, बड़ा करिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए इस बार अशोक जी बहुत सिंपल बात मैंने कहा, इसीलिए चैनल पे आपने बहुत अच्छी बात की कि हम चैनल पे ही नहीं तय बताएंगे कि सरकार क्या करेगी। जब समय लग रहा है तो उसके पीछे स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क है जो जिम्मेदार मुल्क है। हमने जो विकास तब हम आगे बढ़े, हमको ये भी संभालना है कि उसका जो आगे का एक्शन होने के बाद में हम पे इसको कितना असर हो, वो मिनिमाइज होना चाहिए। हमको पूरा देश को संभालना, इसीलिए समय लग रहा है। पर जवाब ऐसा होगा, मुंह तोड़ जवाब होगा। आप जानते हैं अगर मोदी जी ने कुछ कहा है, अगर अमित शाह जी ने कुछ कहा है और बार बार सार्वजनिक मंच से हर रोज लोगों को एक भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, आप देखिए क्या होता है। इस प्रकार से जवाब आएगा तो पाकिस्तान के पास सामने कंप्लेंट करने का भी मौका एक मिनट आ रहा हूं। देखिए अशोक जी, भारत के लिए कोई भी खतरा पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे यहाँ रहने वाले कीटाणु बम है। वो कीटाणु बम जो कि जब आप पाकिस्तान का झंडा जलाने जाते हैं मुंबई में, बेंगलोर में, अलग अलग शहरों में, तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान का झंडा आप पाथवे पे, सड़क के किनारे चिपकाने जाते हैं तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा वो कीटाणु बम है जो कि कश्मीर में वो खच्चर वाले हैं जिनसे आज NIA पूछताछ कर रही है। वो कीटाणु बम है जिनके बारे में चर्चा जो है, खुद वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला है वो बता रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा वो कीटाणु बम है जो कि डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी और जो 26/11 के हमले के जो जिम्मेदार थे उनको रेकी करके बता रहे थे कि ये इजरायली होटल है, ये इजरायली गेस्ट हाउस है, ये जो है कि ये फलाना रेलवे स्टेशन है, यहाँ हमला करना है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो कीटाणु बम है जो कि भारत में रहते तो हैं, लेकिन जब बात आती है तो वो आतंकवाद तो कंडेम करते हैं, आतंकवादियों कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम अपनी जुबान पे नहीं ले आते हैं। तो और जहां तक बात आपने म्यूजियम की कही, मैं आपकी इस मांग का 100% एक भारतीय होने के नाते समर्थन करता हूं। अगर ढाका में पाकिस्तान की आर्मी ने जब 10 लाख लोगों को मारा और वहां पे 1 लाख औरतों के रेप किए और
उन औरतों के रेप की जो दास्तान है, उनके जो जुल्मों सितम थे, पाकिस्तान की जो सेना ने जो आतंकवाद किया था, अगर उसका म्यूजियम ढाका म्यूजियम बन सकता है तो नई दिल्ली में इनका जो हाई कमीशन है वहां पे म्यूजियम बनना चाहिए। और जहां तक बात है पाकिस्तान के साथ आर्या पार की, तो पूरा पीओजे के पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भारत का अखंड हिस्सा है, भारत का, और भारत की संसद ने पास किया है। मैं चाहता हूं कि उसको लेकर के इनका निपटारा किया जाए। परमाणु पाकिस्तान का बम खतरा नहीं है, भारत में जो कीटाणु बम है वो खतरा है। जी देखिए क्या है अशोक भाई, मैं तो चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को तगड़ा जवाब ऐसा दिया जाए, और साथ साथ जो उसका सहयोग करता है चाइना, वो भी हमको देखने की जरूरत है कि ऐसी मार हो कि दो तरफा मार, क्योंकि इनडायरेक्टली चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है पाकिस्तान के साथ, और उनके संबंध भी हैं, चीजें भी हैं। ऐसी होना चाहिए भारत की स्ट्रेटेजी कि दो धारी तलवार, जैसे कि मार अगर मतलब मार अगर जैसे पाकिस्तान को हो तो दर्द जो है वो चाइना का भी। तो जब पाकिस्तान की पिटाई होगी तो चाइना को दर्द वैसे ही होगा, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। वो तो दर्द होगा ही उसको, क्योंकि के भारत को जो लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या लोग देख रहे हैं, वो इस चीज को भी संजीदगी से लें कि भारत की जो पॉलिसी है, जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है, अगर पाकिस्तान के साथ हमारा तगड़ा एक्शन होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ साथ ये भी संदेश देना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलेगा भी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पाकिस्तान के समर्थन में आकर के खड़े होने वाले लोग हैं, उनको भी साफ संदेश देना चाहिए कि ये जो आतंकवाद समस्या है, जो आतंकवाद की समस्या है, वो अंतरराष्ट्रीय समस्या भी एक है, और उसका गढ़ पाकिस्तान है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी दो धारी तलवार के साथ या ऐसी दो धारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि इसका मैसेज जो है ना वो चीन को भी, ठीक है, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान की पिटाई होगी तो चीन तो खुद बिलबिलाएगा ही, दिखाए नहीं दिखाए। नासिर को मैं नहीं, जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए हमारे दोस्त और बीजेपी के प्रवक्ता रोहन भाई ने कहा कि जो है अब कश्मीर भी समझ चुका है। मैं रोहन भाई को कहना चाहता हूं कि आप ही तो कह रहे थे ना 370 के बाद यहाँ हालात ठीक हो गई, आप ही तो कह रहे हैं ना कि अब टेररिज्म खत्म हो गया, आप ही तो कहते हैं ना कि टेररिज्म अब यहाँ मिलिटेंसी वेनिश होगी, आप ही तो कहते हैं ना कि 370 के बाद पूरा कश्मीर सेफ एंड सिक्योर है। मैं जो है रोहन भाई को बताना चाहता हूं कि आप ही की सरकार ने 2014 में जब मैंडेट लेके मोदी सरकार आई थी, तो आप ही ने कहा था ना कि हमारा जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पे होगा, हमारा जो मस्कुलर डिप्लोमेसी होगा, लेकिन कहाँ गई वो? हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी, देश की सरकार जो है चेस्ट थंपिंग और फोटो आप एक्सरसाइज से बाहर आके आए। सरकार जो है फुल फ्लेजेड, मेरे पास समय नहीं है, रुकिए नासिर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। रोहन रिस्पॉन्ड कर, रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बात जिनके हाथ में पत्थर थे, आज उनके हाथ में नौकरी है। बदलाव हुआ है, और बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि हमला जो है कहीं ना कहीं चूक हुई है, पर यह आखिरी हमला साबित होगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं नासिर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार फुल एंड फाइनल करने का समय आ गया। और यही बौखलाहट थी पाकिस्तान की, जो कश्मीर में शांति थी, कश्मीर में नौकरी थी, उनसे देखा नहीं गया कि अगर इसी दिशा में कश्मीर चलता रहा तो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, पीओके को क्या जवाब देंगे, सिंध को क्या, क्यों वहां पे क्यों विरोध के सूर आ रहे हैं? क्योंकि वहां विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने जो बोला इस बार फुल एंड फाइनल होकर रहे। बिल्कुल फुल एंड फाइनल होगा। नासिर, सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, समय नहीं है। आपने कहा बिल्कुल 370 हटने के बाद जो है फर्क ये पड़ा है कि जो कीटाणु बम है वो कम हुए हैं 370 हटने के बाद। 370 हटने से पहले कीटाणु बम जो हैं वो, जिसका जिक्र वैभव ने किया, वो कश्मीर में सड़कों पर पत्थर लेकर दिखाई देते थे, लेकिन अभी भी कीटाणु बम है। आतंकवाद का खात्मा तब पूरी तरह से होगा, ये जो कीटाणु बम है जिन्होंने इन आतंकवादियों को पनाह दी, और जो कश्मीर के भी आतंकवादी थे, इन कीटाणु बमों का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा नहीं होगा।